वेलकम टू ईजेएफ एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर गीतांजलि। करंट अफेयर सीरीज में आज का टॉपिक है प्लास्टिक पॉल्यूशन। G20 की समिट हुई थी, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने जितने भी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था G20 में, उसमें उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया कि हमें इंटरनेशनल लेवल पे एक लीगली बाइंडिंग पॉलिसी बनाने की जरूरत है प्लास्टिक पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए, क्योंकि प्लास्टिक पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो चुका है और जो प्लास्टिक है वो हमारे ओशंस में पहुंच चुका है, सी में पहुंच चुका है और वहां पे जितने भी मरीन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उन सबको ये डैमेज कर रहा है। तो प्लास्टिक का प्रॉब्लम ये है कि प्लास्टिक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल मीन्स जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरियाज आर द स्केवेंजर्स। ये बैक्टीरिया जितने भी वेस्ट है उस सबको खत्म करने का काम करता है। जैसे कि अगर कोई ऑर्गेनिक फूड है, कोई फूड वेस्ट है, कोई कागज पेपर वगैरह है, उन सब पे बैक्टीरिया एक्ट करता है और उसको खत्म कर देता है। लेकिन जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक को बैक्टीरिया खत्म नहीं कर पाता, तो दैट्स वाई ये प्लास्टिक बहुत सालों तक एज सच पड़े रहते हैं एनवायरमेंट में, ये डिग्रेड नहीं होते। दैट्स वाई दीज आर द नॉन बायोडिग्रेडेबल। और फिर अगर ये खत्म नहीं होते तो फिर ये हमारे रिवर्स स्ट्रीम्स के थ्रू ये हमारे सी में और ओशन में भी पहुंच जाते हैं और वहां पे इम्पैक्ट करते हैं एक्वेटिक एनिमल्स को। इसके बाद 2013 में जो प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट निकाली थी स्विस बेस्ड रिसर्च कंसल्टेंसी अर्थ एक्शन, तो इन्होंने बताया कि प्लास्टिक ओवरशूट डे 28 जुलाई 2023 को ऑब्जर्व किया गया। ओवरशूट डे का मतलब ये है कि व्हेन द जनरेशन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एक्सीड्स द कैपेसिटी ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, इतना प्लास्टिक हमने जनरेट कर दिया कि वो हमारे मैनेजमेंट कैपेसिटी के बियॉन्ड है, हम उसको मैनेज ही नहीं कर सकते, हमें पता ही नहीं है कि हम उसको कैसे मैनेज करें, तो उसे ही हम बोलते हैं ओवरशूट डे। तो 28 जुलाई 2030 को प्लास्टिक ओवरशूट डे ऑब्जर्व किया गया था। इट मीन्स कि इसके बाद अब जितना भी प्लास्टिक 28 जुलाई के बाद जितना भी प्लास्टिक पूरे ग्लोबली प्रोड्यूस किया गया है उसका कोई भी मैनेजमेंट नहीं हो सकता है। तो इट मीन्स कि प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है क्योंकि इसका यूज़ भी बहुत डिफरेंट प्रोडक्ट्स में यहाँ पे किया जाता है। अब जो ओवरशूट डे है इसको निकाला जाता है कंट्रीज मिसमैनेज्ड वेस्ट इंडेक्स के थ्रू। मिसमैनेज्ड वेस्ट इट मीन्स कि जिस वेस्ट को हम मैनेज नहीं कर पाते उसी को मिसमैनेज्ड वेस्ट कहा जाता है। इंडिया में अगर हम देखें तो इंडिया में हर साल लगभग 3.4 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है, उसमें से सिर्फ 12.3% ही रिसाइकल होता है। वो रिसाइकल होके दोबारा से यूज उसको किया जाएगा और बाकी जितना भी प्लास्टिक वेस्ट है वो सब कहाँ पे जाएगा, हमारे लैंडफिल्स में जाता है। तो जितना भी लैंडफिल में जाता है उसका 98.55% इज मिसमैनेज्ड। इट मीन्स कि उसका कोई मैनेजमेंट ही नहीं है, वो एज सच एनवायरमेंट में पड़ा रहता है, डैमेज करते रहता है एनवायरमेंट को। ग्लोबली जो ओवरशूट डे था वो 28 जुलाई को था, लेकिन इंडिया का जो ओवरशूट डे था, प्लास्टिक ओवरशूट डे था, वो 6 जनवरी को ही हो गया था। इस इट मीन्स कि 6 जनवरी तक हमने ईयर के स्टार्ट से लेके 6 जनवरी तक इतना प्लास्टिक हमने जनरेट कर दिया कि अब उसके बाद जितना भी जनरेशन हुआ उसको मैनेज करने की कैपेसिटी नहीं है अभी इंडिया में। तो इट मीन्स कि काफी ज्यादा हार्मफुल कंडीशन है यहाँ पे। तो ये देखा गया कि जो 12 कंट्रीज हैं जो सबसे ज्यादा प्लास्टिक पॉल्यूशन कर रहे हैं, 52% प्लास्टिक पॉल्यूशन जहाँ पे हो रहा है उनमें से इंडिया भी एक है, जहाँ पे कि मिसमैनेज्ड प्लास्टिक वेस्ट बहुत ज्यादा है। इट मीन्स कि प्लास्टिक वेस्ट हम बहुत ज्यादा जनरेट कर रहे हैं लेकिन उसके मैनेजमेंट की कैपेसिटी नहीं है। मिसमैनेज्ड प्लास्टिक 2000 में जो प्लास्टिक जनरेट होता था ये मिलियन टन में 5 मिलियन टन के आसपास, 5 मिलियन टन से कम ही होता था, उसमें से जो मिसमैनेज्ड था दिस मच अमाउंट, यानी कि ज्यादातर अमाउंट 80% लगभग मिसमैनेज्ड ही था। इट मीन्स कि उसका कोई मैनेजमेंट होता नहीं था। 2004 का आप डेटा देखोगे 5 मिलियन से ऊपर पहुंच गया, 5 मिलियन टन से ऊपर। देन यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज देखने को मिलेगा आपको। और उसके साथ ही जो ये मिसमैनेज्ड प्लास्टिक है उसका भी अमाउंट यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। मतलब कि हम जितना प्रोड्यूस करते रहेंगे उतना एनवायरनमेंट को हम डैमेज कर रहे हैं बिकॉज उसका कोई भी मैनेजमेंट है नहीं। ये दूसरा जो डेटा है येलो से जो दिख रहा है वो है लैंडफिल। तो ज्यादातर कहाँ पे जाता है, लैंडफिल में ही ये जा रहा है, लैंडफिल्स में भी प्लास्टिक बढ़ते जा रहा है यहाँ पे। इसके बाद एक छोटा सा अमाउंट है इंसिनरेशन का, ये जो अमाउंट आपको दिख रहा है ब्लू कलर से ये है इंसिनरेशन। बहुत कम अमाउंट इंसिनरेशन होता है। इंसिनरेशन का मतलब होता है कि बर्न कर दिया जाता है बहुत हाई टेम्परेचर पे, लगभग 750 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बर्न कर देते हैं, उससे एनर्जी बनती है, उस एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, उस एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं। लेकिन इंसिनरेशन बहुत कम इंसिनरेशन यहाँ पे हो रहा है। इट मीन्स कि प्लास्टिक में जो एनर्जी है उसको भी हम कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं। और फोर्थ इज रिसाइकलिंग। रिसाइकल्ड भी बहुत कम ही है, कम अमाउंट यहाँ पर रिसाइकल्ड है।
तो अगर हम इसको ओवरव्यू अगर हम देखें, अभी का सिनेरियो अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा जो अमाउंट है दैट इज़ मिसमैनेज्ड, जिसका कोई मैनेजमेंट नहीं है। और दूसरा, इतना जो पोर्शन है वो लैंडफिल में जा रहा है। बहुत छोटा-सा अमाउंट जो है उसका इंसिनरेशन हो रहा है, और रिसाइक्लिंग लगभग 15 टू 20%, लगभग 15% ही यहाँ पे रिसाइकल हो रहा है। ग्लोबली अगर हम प्लास्टिक का देखें तो 2022 में लगभग 21 मिलियन टन प्लास्टिक एनवायरनमेंट में रिलीज किया गया था, और अगर यही सिचुएशन बनी रहती है तो 2040 तक ये 50% और राइज हो जाएगा इसमें। मतलब बहुत सारा प्लास्टिक आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा एक्वेटिक इकोसिस्टम में। तो जितना भी ये प्रोड्यूस होता है 2040 तक लगभग 30 मिलियन टन प्लास्टिक एनवायरनमेंट में होगा, लैंड एरिया में होगा, और 9 मिलियन टन आपको एक्वेटिक इकोसिस्टम में, इट मीन्स की जो हमारे ओशन है, सी है, रिवर्स है, उन सब में आपको इस तरीके से प्लास्टिक पॉल्यूशन देखने को मिल सकता है। इफेक्ट्स क्या क्या है प्लास्टिक पॉल्यूशन के? देखो, जो प्लास्टिक इस तरीके से हम फेंक देते हैं लैंडफिल में, वो बहुत ज्यादा अनहाइजेनिक होता है, क्योंकि ये डिग्रेड तो होता है नहीं, तो ये एक अनएरोबिक कंडीशन यहाँ पे जनरेट करता है। तो बहुत सारे ऐसे हार्मफुल एनारोबिक बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो करने लगते हैं, जिससे कि डिजीज वगैरह हो सकती है, वायरसेस वगैरह यहाँ पे हो सकते हैं। एंड ऑल्सो दिस प्लास्टिक रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स भी ये करते हैं ह्यूमन में। ह्यूमन में रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम कैसे करेंगे? ये जो प्लास्टिक है, सनलाइट उसके प्रेजेंस में ये फ्रेगमेंट हो जाता है, मतलब कि इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, और फिर वो रिवर के थ्रू, पानी के थ्रू ह्यूमन बॉडी में पहुंच जाते हैं, और वहां पे फिर रिप्रोडक्टिव इश्यूज करते हैं, ह्यूमंस में भी करते हैं और जो जानवर है उनमें भी करता है। ऑल्सो इस प्लास्टिक में से एक बहुत ही हाईली कार्सिनोजेनिक यानी कि कैंसर कॉजिंग डाइऑक्सिन यहाँ पे निकलता है। दिस इज डाइऑक्सिन का ये स्ट्रक्चर है, काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इसका होता है। ये इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इंडस्ट्रीज में प्लास्टिक बनता है, उस प्रोसेस में भी ये डाइऑक्सिन निकलता है, और जो इन्फेंट है, जो छोटे बच्चे हैं, उनमें भी ये कैंसर कॉज कर सकता है, बहुत सारे इम्पैक्ट कर सकता है। और जब प्लास्टिक को बर्न किया जाता है, अगर इस प्लास्टिक को हम बर्न भी करते हैं लाइक इंसिनरेटर्स में, तो इसमें से ये डाइऑक्सिन रिलीज होती है और फ्यूरेंस रिलीज होते हैं, स्पेशली पीवीसी से। जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक अलग अलग टाइप का होता है। पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये भी एक टाइप है प्लास्टिक का। सपोज ये पूरा का पूरा प्लास्टिक है, यहाँ पे इसमें हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन है, लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन है, ये सब प्लास्टिक के टाइप्स हैं। और इसके साथ ही इसमें कुछ अमाउंट पीवीसी का भी है, ठीक है। अगर इस पीवीसी वाला जो प्लास्टिक है उसको हमने सेग्रीगेट नहीं किया, हमने इसको इंसिनरेट कर दिया, जो इंसिनरेटर होते हैं उसमें ले जाके जला दिया, तो उससे ये जो पीवीसी जब जलता है, जब बर्न होता है, तो उससे डाइऑक्सिन और फ्यूरेंस यहाँ पर रिलीज होते हैं, और ये जो डाइऑक्सिन फ्यूरेंस है ये बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज कॉज करते हैं। ऑल्सो प्लास्टिक ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस भी इमिट करता है, लगभग 3.8%। तो ये प्लास्टिक पॉल्यूशन से ही ग्रीन हाउस गैसेस इमिट होती है। 2022 में लगभग 1.2 गीगाटन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट इमिट हुआ था प्लास्टिक से। तो जैसे जैसे प्लास्टिक पॉल्यूशन अभी और बढ़ते जा रहा है, तो ग्रीन हाउस गैसेस भी और इमिट होंगी इससे। इसके अलावा ये टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा करता है। प्लास्टिक को जब भी बर्न किया जाता है, इसमें से बिस्फिनॉल एंड थैलेट्स निकलते हैं। तो जो थैलेट्स होते हैं ये हार्मोन डिस्ट्रप्शन करते हैं। अगर ये हमारे अंदर पहुंच जाते हैं थैलेट्स, तो जो हमारे हार्मोन्स है उनको ये डिस्टर्ब करते देते हैं। बीपीए, बीपीएस यानी कि जो बिस्फिनॉल्स हैं, ये भी हार्मोन को डिस्टर्ब करते हैं। पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये भी एक टाइप का प्लास्टिक ही है, ये कैंसर कॉज कर सकता है। तो ये सारे के सारे केमिकल से रिलीज होते हैं। देन माइक्रोप्लास्टिक, माइक्रोप्लास्टिक मीन्स छोटे छोटे टुकड़े जब हो जाते हैं फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, तो वो भी ह्यूमन के अंदर पहुंच सकता है और हमारे सिस्टम्स को डैमेज कर सकता है। प्लास्टिक नेट बहुत सारे मरीन एक्वेटिक एनिमल्स को ये डैमेज करता है, जैसे कि इस तरीके के आप पिक्चर्स देखोगे जहाँ पे कि जो ये जानवर है, वो ये जो नेट है वो किससे बना हुआ है? प्लास्टिक से बना हुआ है। अगर ये किसी और चीज से बना होता जो कि डिग्रेडेबल होता, तो ये डिग्रेड हो जाता कुछ टाइम के बाद, लेकिन प्लास्टिक तो डिग्रेड होता नहीं है। अगर ये एक बार ओशन में फेंक दिया गया इस नेट को, तो ये एज सच वैसे ही रहेगा, और बहुत सारे जानवर इसमें फंस के मर सकते हैं। देन डिग्रेडेशन ऑफ अर्थ लैंड सरफेस, देखो जो लैंड एरिया है यहाँ पे अगर बहुत सारा प्लास्टिक पॉल्यूशन हो जाता है, तो जितने इंपॉर्टेंट जो बैक्टीरिया है, अच्छे बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया भी यहाँ पे मर जाते हैं। तो उसकी वजह से जो लैंड है, वो लैंड भी यहाँ पे फर्टाइल नहीं रहती है, तो ये लैंड को भी डैमेज करता है। अब प्लास्टिक को मैनेज करने के लिए कुछ लॉस भी बने हैं, जैसे कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, जो इम्पोर्टेंट प्रोविजन है इसके। तो इसमें फर्स्ट इज कि जो प्लास्टिक बैग है उसकी जो थिकनेस है, थिकनेस को बढ़ा दिया गया। पहले कितना था? 40 माइक्रोन, उसके बाद कर दिया इसको 50 माइक्रोन 2016 में। क्योंकि इससे होता है क्या है कि जो बहुत पतला, बहुत थिन होता है प्लास्टिक,
वो जल्दी फ्रेगमेंट हो जाता है और ऐसे छोटे-छोटे इससे क्या बन जाते हैं, माइक्रो प्लास्टिक बन जाते हैं छोटे-छोटे। उसके बाद ये जब पहुँचता है माइक्रो प्लास्टिक किसी भी एक्वेटिक एनवायरनमेंट में, तो उसको मरीन ऑर्गेनिज्म के वो अंदर पहुँच जाता है, जैसे फिशेज़ के अंदर पहुँच गया। फिर उस फिश को हमने कंज़्यूम किया, तो फिर वो हमारी बॉडी में भी पहुँच गया। तो अगर इसकी थिकनेस को बढ़ा दिया जाए, जैसे अभी 40 से 50 कर दिया गया, तो उससे ये फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा इसका, ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन, माइक्रोप्लास्टिक कम बनेगा, तो ये इसका पर्पज़ है। इसके साथ ही इसी में 2016 का जो रूल था, उसमें ये कहा गया था कि जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाए, जहाँ पे भी ये रोड्स वगैरह बन रही है वहाँ पे यूज़ किया जा सकता है, बिकॉज़ जो प्लास्टिक होता है उसकी अच्छी स्ट्रेंथ होती है, वो वाटर से डैमेज नहीं होता है, तो उससे जो रोड बनती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, उसमें स्ट्रेंथ भी आएगी और प्लास्टिक को यूज़ भी किया जा सकता है। एनर्जी रिकवरी, उसमें से एनर्जी रिकवर किया जाए, जैसे कि इंसिनरेटर्स जो होते हैं, उसमें अगर प्लास्टिक को बर्न करते हैं तो उससे एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है, इस तरीके के काम में यूज़ किया जा सकता है। वेस्ट टू ऑयल, ऑयल बनाने की प्रोसेस में भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये सारे 2016 के रूल में बोले गए थे। इसके अलावा रूरल एरियाज़ में भी, क्योंकि प्लास्टिक का यूज़ पहले रूरल एरिया में कम होता था, सिटीज़ में ज़्यादा होता था, अब रूरल एरिया में भी पहुँच चुका है प्लास्टिक। तो रूरल एरियाज़ को भी अब इन रूल्स के एम्बिट में रख दिया गया है, वहाँ पे भी लागू होंगे अब ये रूल्स। ऑल्सो जो वेस्ट जनरेटर है, यानी कि जो कंपनीज़ प्लास्टिक को बनाती हैं, उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप जितना प्लास्टिक मार्केट में रिलीज़ कर रहे हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको आपको वापस भी लेना है, लेके उसको मैनेज करना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंट्रोड्यूस किया गया था यहाँ पे। इसके बाद आता है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल 2018। देखो 2018 में जब ये रूल आता है, इसमें ये बोला गया फेजिंग आउट ऑफ मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक। जो मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक है, इस तरीके के जो आप पैकेट्स देखते हो उनमें मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक होता है। ये होते क्या मल्टी लेयर्ड? इट मीन्स कि कोई भी मटेरियल जिसमें एक लेयर तो प्लास्टिक की है, उसके बाद प्लास्टिक की जो फर्स्ट लेयर है दैट इज द मेन इंग्रेडिएंट, उसके साथ और भी लेयर्स हैं उसमें, जैसे कि पेपर, पेपर बोर्ड, पॉलीमेरिक मटेरियल, एल्यूमिनियम फॉयल, ये सब भी लगा हुआ है, तो उसको बोला जाता है मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक। अब ऐसा मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक जो कि रिसाइक्लेबल भी नहीं है, उसमें से कोई एनर्जी भी रिकवर नहीं हो सकती और कोई ऑल्टरनेटिव यूज भी नहीं है, मतलब कि एक बार उसको यूज करो फिर वो बेकार है, तो उनको फेज आउट करना है, वो हटाना है एनवायरनमेंट से। ये था 2018 का जो अमेंडमेंट रूल था उसमें। फिर अमेंडमेंट रूल आता है 2022 का। 2022 में एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आया गया था, मतलब कि पहले जो मैन्युफैक्चरर थे, प्लास्टिक को बनाने वाली कंपनी, सिर्फ उन्हीं का रोल, उनको ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि वो जितना भी प्लास्टिक बना रहे, मार्केट में रिलीज कर रहे हैं, उसको वापस लेंगे। इसके बाद इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सटेंड कर दिया गया था कि जो कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग है, उसके बाद जो रिटेलर्स जो हैं, जो उसको बेच रहे हैं, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लास्टिक का कुछ पोर्शन उनको वापस कलेक्ट करना है, उसको मैनेज करना है। फास्ट ट्रैक ऑफ एलिमिनेशन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक। जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, इट मीन्स की जो सिर्फ एक बार हम यूज करते हैं, डिस्पोजेबल्स जो होते हैं और उसके बाद फेंक देते हैं, उनको एलिमिनेट करना है और उसका कोई ऑल्टरनेटिव पे काम किया जाएगा, ऑल्टरनेटिव को प्रमोट किया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पे जो प्लास्टिक बैग की थिकनेस है, पहले कितनी करी थी, 50 माइक्रोन करी थी, 50 से 75 माइक्रोन कर दिया गया सितंबर 30 2022 में। उसके बाद इसको और भी बढ़ा दिया गया, 75 माइक्रोन से भी 120 माइक्रोन का प्लास्टिक का थिकनेस यहाँ पे कर दिया गया है दिसंबर 2022 के बाद से। इट मीन्स कि जितना ज्यादा थिकनेस बढ़ेगी प्लास्टिक की, उतना माइक्रो प्लास्टिक कम बनेगा और वो एक्वेटिक जो ऑर्गेनिज्म है उनको कम हार्म करेगा। एंड प्लास्टिक आइटम्स कुछ कंप्लीटली बैन कर दिए गए हैं यहाँ पे 2022 से, जिसमें कि जैसे कि ईयरबड्स है, प्लास्टिक स्टिक्स फॉर बलून्स, प्लास्टिक फ्लैग, पॉलीस्टायरीन फॉर डेकोरेशन, प्लेट्स, कप्स, ग्लासेस, कटलरीज, ये जो सिंगल यूज के जो प्लास्टिक हैं, उनको यहाँ पे 1 जुलाई 2022 से बैन कर दिया गया है। इस वीडियो का पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स सीरीज को फॉलो करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। यू कैन जॉइन अवर अफोर्डेबल कोर्सेज फॉर योर बेटर प्रिपरेशन। वेबसाइट लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।